हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया वीडियो लेकर के आया हूं और उसका शीर्षक है कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन कांग्रेस। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 1885 से लेकर के 1905 तक कांग्रेस में उदारवादियों का बोलबाला रहा, जिसको मॉडरेट्स कहते हैं अंग्रेजी में। और इसके जो महत्वपूर्ण जो नेता थे वो थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, तायब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे महत्वपूर्ण नेता थे। लेकिन 1905 में जब बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने बंगाली राष्ट्रीयता को विखंडित करने के लिए किया था, और ये काम लॉर्ड कर्जन ने, जो तत्कालीन वाइसराय था, उसने किया था, तो उसका मकसद ये था कि किसी तरह से बंगाली राष्ट्रवाद जो उस समय जोरों से उभर रहा था उसको कमजोर करना। और इसी कारण से तो दोस्तों 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद में कांग्रेस में चरमपंथियों, जिसको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, उसका उदय हुआ। और दूसरा जो घटक था वो था क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत, जिसको रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट कहेंगे। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ उसमें पहला जो फैक्टर था वो था पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म इन कांग्रेस, और जिसको कि हिंदी में कहेंगे कांग्रेस में चरमपंथियों का विकास। और दूसरा था क्रांतिकारी आंदोलन। और जो इनका बेसिक सिद्धांत था वो ये था कि ये पुराने मेथड से अंग्रेजों को भगाया नहीं जा सकता है। प्रार्थना पत्र या पिटीशन या प्रेशर या प्रोटेस्ट के माध्यम से अंग्रेजों को इस देश से निकाला नहीं जा सकता है। और ये जो क्रांतिकारी लोग थे उनका ये भी कहना था कि कांग्रेस के जो चरमपंथी गुट के लोग हैं, जो प्रेशर टैक्टिक्स का या मास एजिटेशन की बात कर रहे हैं, इससे भी अंग्रेज सरकार यहां से नहीं जा सकती है, क्योंकि इसके जड़ बहुत गहरे हैं। तो अगर देश से अंग्रेजों को भगाना है तो इसके लिए उसी यूरोपियन मेथड को अपनाना होगा इस देश में, जो इटली में, जर्मनी में, या साउथ अमेरिका में, या अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, माना अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरह से जॉर्ज वाशिंगटन ने स्ट्रेटजी और मेथड्स अपनाया था, अमेरिकनों ने अपनाया था। तो बम बारूद का इस्तेमाल, बड़े बड़े अफसरों की हत्या, सरकारी खजानों की लूट, ताकि क्रांतिकारियों को आर्थिक ताकत मिल सके और वो अपना संगठन का विस्तार कर सकें। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे आपको। अभी हमें यह देखना है कि चरमपंथियों का और क्रांतिकारियों का उदय का क्या कारण था। तो आइए दोस्तों इसके बारे में विस्तृत में व्याख्या करते हैं। पहला कारण था कि जो मैंने आपको बताया कि ड्रेन थ्योरी, जो दादा भाई नौरोजी या जीवी जोशी या आरसी दत्त, इनके द्वारा जो रिसर्च पेपर तैयार किए गए थे, और उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से अंग्रेज हिंदुस्तान के आर्थिक संपदा को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, यहां से बहुमूल्य सामान को अंग्रेज इंग्लैंड ले जा रहे हैं। तो अंग्रेजों का हित और हिंदुस्तानियों का हित दोनों में कोई आपस में संबंध नहीं है, क्योंकि ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद पर इनकी शासन व्यवस्था अस्थिर है।
और इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह से हिंदुस्तान को जर्जर किया जाए, यहाँ के सारे धन को इंग्लैंड ले जाया जाए और वहाँ पर औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया जाए, फिनांस कैपिटल माने वित्तीय पूंजीवाद को बढ़ाया जाए। और इसके बारे में उदारवादियों ने बहुत हद तक हिंदुस्तान के अधिकांश जनता को विश्वास देने में सफल हुए कि हिंदुस्तान में जो अंग्रेजी सरकार है उसका असली जो रंग है वह भेदभाव पर आधारित है। उसका मकसद देश के आर्थिक संसाधनों को लूट करना है। और जैसे मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि किस तरह से अंग्रेजों ने यहाँ के रिसोर्सेज को, यहाँ के संसाधन को इंग्लैंड ले जाते थे। जो यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी काम करते थे उनके तनखे भारत सरकार धोती थी। उनके पेंशन, जब वो इंग्लैंड चले जाते थे तो उनको पेंशन मिलता था जो भारत सरकार वहन करती थी। जो यूरोपियन पूंजीपति यहाँ पर पूंजी लगाते थे, खास करके प्लांटेशन इंडस्ट्री में पूरा ब्रिटिश पूंजीपतियों का एकाधिकार था। तो जो फायदा उनको मिलता था वो सारे फायदे वो इंग्लैंड ले जाते थे। रेल का विकास शुरुआती दौर में इंग्लैंड के पूंजीपतियों के माध्यम से हुआ और भारत की सरकार ने उनको गारंटीड डिविडेंड्स देने का वादा किया। भले ही भारत सरकार को रेल उद्यम लगाने में नुकसान हो रहा हो। तो इस तरह से हिंदुस्तान के बहुमूल्य संसाधनों को अंग्रेजों के द्वारा लगातार दोहन किया जाता रहा। और इसी कारण से जो कांग्रेस में खास करके लाल बाल पाल और अरविंद घोष, लाल माने लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और बीसी पाल और चौथा अरविंदो घोष। इन चार महान नेताओं का उदय 1905 के बाद में हुआ और इन्होंने उदारवादियों के जो मेथड थे उससे अपनी असहमति जताई। उन्होंने कहा कि भाई ये प्रार्थना पत्र, प्रेयर या पिटीशन या प्रोटेस्ट, जो 3 P मैंने आपको बताया था पूर्व के वीडियो में, इससे काम चलने वाला नहीं है कि उस साम्राज्यवादियों की जो पैठ है हिंदुस्तान में बहुत गहरी हो चुकी है। इसके जो महत्वपूर्ण जो हथियार है, जो स्तंभ है, वो हैं सिविल सर्विसेज, पुलिस और आर्मी। ये हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और इसीलिए प्रार्थना पत्र या मामूली प्रोटेस्ट इससे कुछ काम होने वाला नहीं है। इसके लिए जनता को जागरूक करना होगा, मास मोबिलाइजेशन करना होगा। तो इनके मेथड के बारे में भी हम बाद में बताएंगे। दूसरा जो फैक्टर था वो था कि कांग्रेस के नए पीढ़ी के नेताओं में अंग्रेज शासन के जो संवैधानिक विकास के जो कार्य थे उससे उन्हें असंतुष्टि हुई। वो ऐसे कि क्वीन विक्टोरिया का जो उद्घोषणा था 1858 AD का, उसमें उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे हिंदुस्तान में संवैधानिक विकास किया जाएगा, हिंदुस्तानियों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जाएगा और हिंदुस्तानियों को वैसे ही व्यवहार किया जाएगा जैसे कि ब्रिटेन के द्वारा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के जनता के साथ में उनका व्यवहार होता है।
लेकिन जो चरमपंथी गुट के जो कांग्रेस के नेता थे, जो नौजवान नेता थे, उन्होंने देखा कि अंग्रेज सरकार यहाँ पर किसी प्रकार की संवैधानिक विकास नहीं कर रही है। और खासकर जब उन्होंने 1892 का एक्ट देखा जो अंग्रेजों ने पास किया था, उसमें हालांकि उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्य संख्या 12 से 16 कर दिया। अब मेंबर सरकार से प्रश्न भी पूछ सकते थे, सरकार को क्रिटिसाइज भी कर सकते थे, लेकिन ये जो संवैधानिक जो सुधार जो हुआ वो ऊंट में जीरे के फोरन के बराबर हुआ। तो इससे कांग्रेस के नए पीढ़ी के नेता खफा हो गए। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, दो काम और किया। दूसरा काम था कि कलकत्ता कॉरपोरेशन में जो 75 मेंबर था सदस्य संख्या, उसको घटाकर उन्होंने 50 कर दिया। तो जो इलेक्टेड मेंबर जो 25 थे, जो हिंदुस्तानी थे, उनको उनके पद को समाप्त कर दिया। और ये समाप्त क्यों किया गया? ताकि यूरोपियन को कलकत्ता कॉरपोरेशन में मेजॉरिटी मिल जाए। तीसरा, जो ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट उन्होंने 1899 में और उसके पहले 1887 में जो पास किया था, तो वो ऑफिशियल सेक्रेट केवल मिलिट्री सेक्रेट से संबंधित था कि कोई भी व्यक्ति अगर मिलिट्री से संबंधित किसी जानकारी को ओपन करता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों 1904 का जो ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया, उसमें उन्होंने सिविल मैटर्स को भी उसमें शामिल कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी गतिविधियां अखबार की या किसी नेता की इस प्रकार से होती है जो सरकार के खिलाफ में डिससेटिस्फैक्शन या असंतुष्टि फैलाता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट था उसका विस्तार उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया। अब न्यूज़पेपर या अखबार अपने स्वतंत्र भाव व्यक्त कर ही नहीं सकते थे, उनको हमेशा तलवार लटका रहता था कि सरकार उन्हें अरेस्ट कर लेगी ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट में। तो इस तरह से अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी नेताओं पर, हिंदुस्तानी अखबार पर शिकंजा डालना शुरू कर दिया, ताकि जो पॉपुलर जो या लोकप्रिय जो विरोध जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ में होने लगे थे उसको किसी तरह से दबाया जाए। तीसरा फैक्टर क्या था? जो कांग्रेस के नए पीढ़ी के नेता थे वो पुराने पीढ़ी खास करके उदारवादियों के मेथड से असंतुष्ट थे। जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया कि उदारवादियों का काम क्या था, साल में 3 दिन केवल एक अधिवेशन बुलाते थे, वहां प्रस्ताव पारित होता था। उनके पास में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि साल के बाकी दिनों में वो उन कार्यक्रमों को देश के अलग अलग भागों में उसको क्रियान्वयन करने का प्रयास करें। वो केवल प्रार्थना पत्र, पिटीशन देना और विरोध प्रकट करना, प्रोटेस्ट, ये 3 उनका इंपॉर्टेंट मेथड था, महत्वपूर्ण तरीके थे। लेकिन अब जो चरमपंथी जो कांग्रेस में पैदा हो गए थे नौजवान नेता, उनका कहना था कि इससे काम चलने वाला नहीं है और इससे आप बड़े बड़े महानगर के ऑफिस में बैठ करके कांग्रेस का संचालन नहीं कर सकते। कांग्रेस को अगर मजबूत करना है, अगर अंग्रेजों के खिलाफ में कार्रवाई करना है, तो हमें निचले स्तर तक पहुंचना पड़ेगा, माने आम जनता से अपने आप को सरोकार स्थापित करना होगा। तो इसीलिए चरमपंथी का अब जो उद्देश्य था वो था मास मोबिलाइजेशन, आम जनता को कार्यक्रम में, कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल करना। और इसीलिए वो बार बार दबाव डाल रहे थे ताकि उदारवादियों को अपने पक्ष में लाया जा सके। लेकिन उदारवादी चरमपंथियों की बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। 1904 में और 1905 में के अधिवेशन में उदारवादियों और चरमपंथियों में जबरदस्त संघर्ष हुआ। 1906 में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस विखंडित हो जाएगी, लेकिन फिर
कंप्रोमाइज फार्मूला के तहत, मैंने समझौते के तहत में दादा भाई नौरोजी, जिनको कि उस समय में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य भी रह चुके थे और उन्होंने ड्रेन थ्योरी के ऊपर में किताब भी लिखा था, उनका रिस्पेक्ट, उनको आदर सम्मान उदारपंथी और चरमपंथी दोनों के द्वारा किया जाता था। तो इसीलिए 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया ताकि कांग्रेस में फूट को रोका जा सके। लेकिन 1907 में जब रास बिहारी घोष को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया सूरत अधिवेशन में, तो वहां पर इस बात के लिए रस्साकसी चलता रहा कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन होगा। और चूंकि रास बिहारी घोष उदारपंथियों के नुमाइंदे थे, इसीलिए चरमपंथियों ने हंगामा किया, माइक तोड़े, टेबल तोड़े और उस अधिवेशन का बहिष्कार कर दिया। वो वहां से चले गए, उन्होंने कांग्रेस में विभाजन कर दिया। और इसके कांग्रेस के जो 4 महत्वपूर्ण नेता थे, जिसके बारे में हमने आपको बताया, जिनको लाल पाल कहा जाता था और अरविंदो घोष, तो इन लोगों ने अलग पार्टी बनाई 1907 के बाद। लेकिन जब अंग्रेजों ने यह देखा कि कांग्रेस में टूट फूट हो गई है, तो उन्होंने सख्ती के साथ में चरमपंथियों का मुकाबला किया और तिलक को 6 साल के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। अरविंदो घोष ब्रिटिश इंडिया से भाग गए और वो पांडिचेरी में जाकर के योगी बन गए। बीसी पाल ने कुछ दिनों के लिए राजनीति करना ही बंद कर दिया और लाला लाजपत राय ब्रिटेन चले गए। तो इस तरह से चरमपंथियों को कमजोर करने का पूरा प्रयास अंग्रेज सरकार के द्वारा किया गया। लेकिन उन्होंने उदारवादियों को लॉलीपॉप भी दिया। वो क्या दिया उसके बारे में हम बताएंगे आपको, ताकि उदारपंथियों को अपने तरफ किया जाए। तीसरा फैक्टर क्या था? तीसरा फैक्टर था इंटरनेशनल इंपैक्ट। जिस तरह से यूनान में, इजिप्ट माने मिस्र में, इटली में, जर्मनी में और यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रवाद का उभार हो रहा था, तो उससे भी हमारे हिंदुस्तान के नए पीढ़ी के नेता प्रभावित थे। तो इस कारण से वो अंग्रेज सरकार के साथ में 2-2 हाथ करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि 1896 में अबसीनिया, जिसको आजकल के समय में इथियोपिया कहा जाता है, वहां के लोगों ने इटालियन लोगों को भगा दिया, मार के भगा दिया। वहां जो इटली का वो उपनिवेश था, वहां के लोगों ने जबरदस्त हिंसा का उपयोग करते हुए इटालियन लोगों को वहां से भगा दिया। इसी तरह से 1904 में जापान ने रूस जैसे विशाल साम्राज्य को धूल चटा दिया। तो इस तरह से हिंदुस्तानियों में ये भाव उत्पन्न हुआ कि यूरोपियन जो ताकत है वो अविजित नहीं है, उसको भी हराया जा सकता है, बशर्ते कि हमारा जो तरीका हो वो सही हो। और ये अंग्रेज सरकार, जिसके साम्राज्य में कहीं सूरज अस्त नहीं होता है, वो छोटे मोटे धरना प्रदर्शन, जुलूस या आवेदन पत्र या विरोध प्रकट करने के माध्यम से अंग्रेज सरकार यहां से जाने वाली नहीं है। तो जो विश्व के जो घटनाक्रम, महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम हुए, खास करके 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर के 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में, उससे हमारे हिंदुस्तान के कांग्रेसी युवा नेता बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उसमें कुछ लोग क्रांतिकारी भी हो गए, जिसके बारे में हम बाद में बताएंगे। वो बम, पिस्तौल, गोला बारूद की बात करते थे, वो अंग्रेज सरकार की चूल को हिला देना चाहते थे, वो बड़े बड़े अफसरों की हत्या करना चाहते थे ताकि सरकार पूरी तरह से
ध्वस्त हो जाए। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई, उससे भी कांग्रेस में चरमपंथियों को बढ़ावा मिला। अगला पॉइंट है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विकास। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने के बाद तीनों प्रेसिडेंसी में यूनिवर्सिटीज खोले गए और प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में भी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। हालांकि वो उतने ज़्यादा लेवल पर नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे हाई स्कूल खोले गए, बहुत सारे प्राथमिक स्कूल खोले गए और बहुत सारे यूनिवर्सिटी भी खोले गए। इसका परिणाम ये हुआ कि हिंदुस्तान में एक शिक्षित वर्ग पैदा हो गया, जिसका कि माध्यम अंग्रेजी था, जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक अपने विचार के आदान प्रदान कर सकते थे। इसके बारे में मैंने अपने पूर्व वीडियो में आपको बताया था। तो शिक्षा के प्रचार प्रसार होने से और उनमें जब उन्होंने ग्रेट फिलोसफर हॉब्स, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, जेम्स मिल, इन फिलोसफरों के, इन दार्शनिकों के जो उन्होंने विचार किताबों के माध्यम से पढ़े, जिसमें कि राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने की कार्रवाई जो अमेरिका में किया गया था, और अमेरिकन संविधान निर्माताओं के विचार जब उन्होंने पढ़े तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिमीनिंग लगता था, बहुत ही खराब लगता था कि वो ऐसे देश के बासिंदा हैं जो देश गुलाम है, उनकी अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि एक गुलाम देश के नागरिकों को कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। तो इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे और वो चाहते थे कि किसी तरह से देश आज़ाद हो, चाहे उन्हें जो भी करना पड़े। इसीलिए शिक्षितों में एक वर्ग क्रांतिकारी आंदोलन का प्रणेता भी हो गया, जिसके बारे में अभी बताने जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो था वो है रिकरेंट फैमिन्स एंड प्लेग इन पूना। जैसा कि दोस्तों हमने अंग्रेजों के भू राजस्व नीति के बारे में बताया था कि वो किस तरह से भेदभाव पर और शोषण पर आधारित व्यवस्था थी, जिसके कारण से अंग्रेजों के आने के बाद देश अक्सर अकालग्रस्त होता गया और हर 5 साल 10 साल पर देश के किसी न किसी कोने में अकाल पड़ता था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते थे। हिंदुस्तान जो एक सोने की चिड़िया वाला देश था, वो जर्जर हो चुका था और वो अंग्रेजों की खराब नीति के कारण जर्जर हो गया था, जिसके बारे में हम पूर्व के वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो ये जो अकाल का जो मुद्दा था, ये जोर शोर से कांग्रेस के नए पीढ़ी के नेताओं ने उठाया और लोगों को प्रेरित किया कि इसके लिए प्राकृतिक विपदा जिम्मेवार नहीं है, बल्कि अंग्रेज सरकार की खराब नीति के कारण, गलत नीति के कारण से ये अकाल अक्सर हिंदुस्तान में होता रहता है और जिसके कारण से हजारों लोग, लाखों लोग अपने जान गंवा बैठते हैं। और इसके बाद 1896-97 में पूना में जबरदस्त प्लेग हुआ और जिसके कारण से हजारों लोग मारे गए। अंग्रेज सरकार के ढुलमुल रवैया के कारण किसी प्रकार से उन्होंने कोई बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं की और जिसके कारण से हजारों लोग मारे गए और इसके कारण से चापेकर बंधुओं ने पुलिस कमिश्नर रैंड की हत्या कर दिया था। इसके बारे में हम बताएंगे आगे। इसके बाद जो तत्कालिक कारण था वो ये था पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। बंगाल एक बहुत विशाल प्रांत था
तो लॉर्ड कर्जन ने यह दलील दिया कि चूंकि प्रशासनिक तौर पर यह बहुत बड़ा राज्य है, इसीलिए सुचारू ढंग से प्रशासन चलाने के लिए इसको विभाजन, इस राज्य को विभाजन करने की जरूरत है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल और प्लस आसाम को, जिसमें कि 31 मिलियन 31 मिलियन पॉपुलेशन था, जिसमें कि बहुसंख्यक मुस्लिम बंगाली थे, उसको एक राज्य बना दिया गया और उसके साथ में आसाम का प्रांत भी शामिल कर दिया गया। तो ईस्ट बंगाल और आसाम, और दूसरा जो वेस्ट बंगाल जो शेष रहा, उसमें 54 मिलियन आबादी रखा। लेकिन इस 54 मिलियन में मात्र 18 मिलियन बंगाली था और 20 मिलियन हिंदी भाषी लोग थे, जैसे बंगाल, उड़ीसा। तो इस तरह से जो पश्चिमी बंगाल का जो निर्माण हुआ, उसमें पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांत रखे गए। और इसका मकसद यह था कि बंगाल के पूर्वी प्रांत हों या पश्चिमी प्रांत हों, किसी तरह से बंगालियों को अल्पमत में ले आना, ताकि जो बंगाली राष्ट्रवाद बहुत जोर शोर से उभर रहा था, उसको खत्म किया जा सके। और इसी कारण से जो बंगाल के और हिंदुस्तान के अन्य कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने इसका जोर शोर से विरोध किया। उन्होंने 4 तरीके अपनाए। और वो क्या क्या तरीके थे? पहला, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी का मतलब क्या होता है कि अपने देश में ही देश के कारीगर के द्वारा सामान बनाओ। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को पूरी तरह से उसके उद्योगों को खत्म कर डाला था। इसके बारे में हम पूर्व के वीडियो में हम बता चुके हैं। तो अब जो चरमपंथी कांग्रेस के नेता का उद्देश्य था कि देश को स्वावलंबी बनाया जाए, और स्वावलंबी बनाने के तरीके थे कि स्वदेशी सामान बनाया जाए। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे उद्योग खोले, जैसे कि पीसी राय ने केमिकल इंडस्ट्री की स्थापना किया, लक्ष्मी कॉटन मिल की स्थापना की गई, कलकत्ता पॉटरी की स्थापना की गई, माचिस बनाने का उद्योग लगाया गया। तो छोटे छोटे उद्योग इन कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, आम जनता के द्वारा लगाए गए, ताकि उन्हें विदेशी सामान पर निर्भर नहीं होना पड़े। और इसके साथ ही उन्होंने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया। तो इसके लिए स्टूडेंट्स, छात्र और महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग लिया, और जो दुकानदार विदेशी सामान बेचता था, उसके दुकान के सामने में ये लोग पिकेट लगाते थे, उसकी घेराबंदी करते थे, ताकि वो विदेशी सामान नहीं बेच पाए। और इसके अलावा जब अंग्रेज सरकार ने शिक्षा के मद में अनुदान देना बंद कर दिया, तो उन्होंने राष्ट्रीय एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया। तो ये नए पीढ़ी के जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, जिसमें अधिकांश हिस्सा तो कांग्रेसियों का ही था, तो उनका जो मकसद था वो ये था कि देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, अंग्रेजों के भरोसे नहीं रहा जाए। और इसके लिए उन्होंने बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना किया। उन्होंने नेशनल कॉलेज बंगाल में बनाया और अरविंदो घोष को उसका प्रिंसिपल बनाया। देश के बहुत सारे हिस्से में स्कूल
कॉलेज खोले गए हिंदुस्तानियों के द्वारा। बाद के वर्षों में 1920 के बाद में जब गांधी जी का उदय हुआ तो उन्होंने भी बहुत सारे विद्यापीठ की स्थापना किया, जहां पर कि हिंदुस्तानी खुद शिक्षा का संचालन करते थे, खुद पढ़ाते थे, खुद उसका मैनेजमेंट करते थे।